अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऐसे ऑफिशियल। हमारा 2 कमरों का मकान था जिसमें मेरी बहन जो कि 4 साल की थी, मेरी अम्मी और मेरे अबू रहते थे। एक बड़ा सा आंगन जिसमें एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था और उसके नीचे एक चारपाई बिछी होती जो गोया मेरी जागीर थी। मैं दिन भर के काम काज के बाद उस दरख्त के साए में लेट जाती। यूं तो और भी दरख्त और पौधे सहन में थे, मगर मुझे उसी दरख्त के साए में बैठना अच्छा लगता। मेरी अम्मी को गार्डनिंग का शौक था। उन्होंने तरह तरह के पौधे लगाए हुए थे और जब बहार का मौसम आता तो यूं महसूस होता कि फूलों की महफिल सजी हुई है और हर रंग का फूल उस महफिल में मौजूद है। मेरी अम्मी ने एक भैंस पाल रखी थी और सारा दिन अम्मी उसी का काम करती रहती और बाबा की करियाने की दुकान थी। शाम को वापस आकर अम्मी का हाथ बटा दिया करते। इस तरह हमारा गुजारा अच्छा होता था। मुझे दिन में ख्वाब देखने की आदत थी। हमारे घर के इर्द गिर्द खेत थे और दरख्तों से कोयल की आवाज जब सुनाई देती तो बहुत सुरूर मिलता और मैं अपनी चारपाई पे लेटे आंखें बंद करके उसकी सुरीली आवाज को महसूस करती और जो ही आंखें बंद करती तो उसका चेहरा जो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता और मैं उसके सपनों में खो जाती। उस दौरान मुझे किसी किस्म की मुदाखलत अच्छी न लगती। आज भी मैं मामूल के मुताबिक उसके ख्यालों में गुम थी कि अम्मी की गूंजती आवाज ने मेरा दिल दहला के रख दिया और खौफ के मारे मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अम्मी बगैर वक्फ किए बोले चली जा रही थी क्योंकि उनको उस वक्त मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। न जाने कौन से ख्यालों में गुम रहती हो, दुनिया जहान की होश नहीं होती इसको। उनका इस वक्त मुझ पर गुस्सा होना भी जायज था। हुआ कुछ यूं कि गलती से घर का मेन गेट खुला रह गया था और बाहर से जानवरों ने अंदर घुसकर सारे पौधे खराब कर दिए और मैं थी कि अपने ख्यालों की वादी में गुम थी और परवाह न की, जिससे पौधे खराब हो गए। सॉरी अम्मी जान, गलती हो गई मुझसे, आइंदा ख्याल करूंगी, मैंने अम्मी का गुस्सा ठंडा करने के लिए कहा। तो सामने से अम्मी का मिजाज भी कुछ नरम पड़ गया और कहने लगी, ख्याल तो रखना चाहिए ना, कौन आता है कौन जाता है, इतना बेखबर तो नहीं होना चाहिए इंसान को। आप ठीक कहती हैं अम्मी जान, मैंने उनकी बात की ताहीद करते हुए कहा। अगली सुबह मैं कॉलेज के लिए रवाना हुई। रास्ते भर मेरी निगाहें उसी चेहरे की मुंतजिर होती कि शायद वो मुझे कहीं नजर आ जाए। ज्यादातर वो हमारे कॉलेज के सामने एक स्टेशनरी की दुकान पर बैठा होता। मेरे ख्याल में वो दुकान उसके किसी करीबी रिश्तेदार की थी। मैंने उसको उसी दुकान पे पहली बार देखा था और वो भी किसी कॉलेज में पढ़ता था। पिछले 3 माह से वो रोजाना बिला नागा कॉलेज टाइम पे वहां मौजूद होता था, मगर अब तो 1 माह से वो छुट्टी टाइम भी वहीं मौजूद होता। हमारी शनासाई सिर्फ आंखों आंखों तक महदूद थी। उसकी नजरों में मैंने अपने लिए प्यार महसूस किया। मैं जो ही कॉलेज में एंटर होती तो वो भी चला जाता, जैसे सिर्फ मुझे देखने का मुंतजिर होता। वो एक दिल का शख्सियत का मालिक था। बड़ी बड़ी आंखें, दरमियाना सा कद और स्टाइलिश सा हेयर कट जो उसके साथ बहुत जचता था। वो मेरे दिल में घर कर चुका था और उसको पाने की एक दबी सी ख्वाहिश दिल में उजागर होती, मगर मुझ में इतना हौसला नहीं था और न ही मैं कोई ऐसा काम करना चाहती थी कि जिससे मेरी और मेरे वालिदैन की इज्जत पर कोई हर्फ आए। इसलिए मैं अपने रब के हुजूर दिल ही दिल में उसे पाने की ख्वाहिश करती कि या रब उसे मेरे नसीब में लिख दे, कोई मुआजिज़ा ही कर दे, तो कुछ भी कर सकता है। खैर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, मगर उसकी तरफ से भी कभी कोई पेशरफ्त न हुई। हमारे एफए के इम्तहानात करीब थे, फिर उसके बाद हमने फ्री होकर घर बैठ जाना था। दिन ब दिन मेरी उदासी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैं यूं ही कॉलेज से घर लौटी तो कुछ मेहमान हमारे घर पर बैठे थे। घर पहुंचकर मैं उनसे मिली। उनमें कुछ औरतें भी थी और मर्द भी थे, जो कि सब मुझे बड़ी ललचाई हुई नजरों से देख रहे थे। पता चला कि वो मेरे अबू के दोस्त हैं और अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता तय करने आए हैं। मेरे घर वाले सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे, मगर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई हो जैसे। तू मेरा होने से पहले ही मेरा ना हुआ, तू मेरा होने से पहले ही मेरा ना हुआ, वारे नसीबा तू कितना बेवफा निकला। आह भरने की मोहलत तो दी होती, तूने देखा भी नहीं और मुंह मोड़ लिया। मगर मैंने अपना ज़ब्त बरकरार रखा और किसी को महसूस भी ना होने दिया। मगर रात को जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी तो मेरे ज़ब्त ने मेरा साथ छोड़ दिया। दिल बेकाबू हो चुका था और अश्कों की बरसात जारी हो गई। बेबसी में इंसान और कर भी क्या सकता है सिवाय रोने के।
یہ رات میرے لیے بہت کرب و تکلیف والی تھی۔ یا رب، میں نے تجھ سے اور کچھ نہیں مانگا تھا، بس ایک چھوٹی سی خواہش ہی تو کی تھی، میری مدد فرما، اسے میرا نصیب بنا دے۔ پوری رات یوں ہی خدا سے شکوے شکایتوں میں بسر ہوئی۔ نہ جانے میں ایسے کیوں سوچ رہی ہوں، کیا پتہ میرے حق میں یہی بہتر ہو۔ جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں اس کی حکمت شروع ہوتی ہے۔ ابھی میں عمر کے اس حصے میں ہوں، مجھے اپنے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے۔ اسی طرح کی تسلیاں دل کو دے کر بہلاتی رہیں، مگر میں نے ایک کڑوا گھونٹ پی کر دل کو سمجھا لیا، اور دل میں ایک یقین کی سی کیفیت تھی کہ ایک دن وہ مجھے ضرور ملے گا۔ جیسے ہی میرے ایف اے کے امتحانات ختم ہوئے، میری شادی ہو گئی۔ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا سب برداشت کرنا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں کیسے سب کچھ مینج کروں گی، ایک نیا ماحول، نئے لوگ اور سب، لیکن سب کچھ میری سوچ کے برعکس تھا۔ جو میں نے سوچا تھا سب اس کے متضاد تھا۔ میرے سسرال والے، جس میں میری ساس، سسر اور ایک نند تھی، سبھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، اور میرا شوہر جس کا نام کامران تھا وہ سب سے بڑھ کر میرا خیال رکھتے۔ انہوں نے مجھے اتنی محبت دی کہ آہستہ آہستہ میرے ماضی کے سائے میرے ذہن سے چھٹنے لگے۔ میں اپنی زندگی میں اتنی محو ہو گئی کہ کچھ سوچنے کا وقت ہی نہ ملتا۔ شادی کے بعد جلد ہی میں نے اپنی شوہر کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کی۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا۔ آج جب میں اپنے پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو سب ایک خواب سا لگتا ہے، اور مسکرا دیتی ہوں، اور دل ہی دل میں خیال آتا ہے کہ شکر ہے اس جذباتی دور میں نے کوئی بے وقوفی نہیں کی اور اپنے والدین کی بات مانی۔ اگر میں اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرتی تو آج میں اتنی خوش نہ ہوتی۔ بے شک بڑوں کے فیصلے مان لینے میں ہی ہماری بہتری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارا بھلا ہی چاہتے ہیں۔